नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता कैबिनेट बैठक में 6 निर्णय लिए गए। बैठक में बड़ा निर्णय देहरादून में ट्रैफिक सुधार के लिए लिया गया, जिसके तहत अब देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन किया गया, जो ट्रैफिक सुधार के लिए काम करेगा। इसके अलावा उच्च न्यायालय में अधिष्ठान कार्यालय में 2 पदों का सृजन भी निर्णय लिया गया। इन प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर। उच्च न्यायालय में अधिष्ठान कार्यालय में 2 पदों का सृजन, वरिष्ठ प्रमुख, निजी सचिव और आशुलिपिक पदों का सृजन। यूएस नगर में 9.918 हेक्टेयर भूमि जिला विकास प्राधिकरण को आवंटित। देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए बड़ा निर्णय। देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन करने का लिया फैसला। पशुपालन विभाग के तहत कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी। राज्य के 9 पर्वतीय जिलों के लिए योजना को लाया गया। 2,25,85,000 सब्सिडी में राशि दी जाएगी। उत्तराखंड सेवा का अधिकार नवम वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने का लिया गया निर्णय। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। माननीय मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई, जिसमें कुल 6 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसको मैं बिंदुवार आपको बता देता हूँ। महाधिवक्ता कार्यालय माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 2 पदों का सृजन किया गया है। एक वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और एक आशुलिपिक का 2 पदों का सृजन जो महाधिवक्ता कार्यालय है माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में, उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। जनपद ऊधम सिंह नगर में फाजलपुर महरौला में प्राधिकरण ने वहाँ पर ज़मीन की मांग कर रखी थी। उसको आज माननीय मंत्रिमंडल ने 9 हेक्टेयर भूमि वर्तमान सर्किल रेट पर प्राधिकरण को हस्तांतरित की है, जिसमें वो अपना कमर्शियल और जो आवासीय परियोजना है उसको ले आएंगे। जी 9.9 हेक्टेयर। देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हेतु देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया गया है। ये एक तरह की कंपनी है जो देहरादून में ई बसों का संचालन करने के लिए अधिकृत होगी और प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत ई बसों के संचालन के साथ साथ वर्तमान नगर बस सेवा का संचालन सुव्यवस्थित और सुगठित तरीके से ये करेगी। देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नामक जो ये फर्म है, उसको गठन करने की आज सहमति माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदान की गई। परियोजना जो पशुपालन विभाग की एक स्कीम है, राज्य में पोल्ट्री मीट व अंडों की कमी को दूर करने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, साथ ही साथ पलायन रोकने और प्रोटीन की कमी को दूर करने के उद्देश्य से, चूँकि हमारे पर्वतीय जो जनपद हैं वहाँ पर जो कुक्कुट फीड जाता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट अधिक होती है, तो वहाँ पर जो मुर्गी उत्पादन या मुर्गी पालन जो है अपेक्षाकृत थोड़ा महंगा हो जाता है। उसको सब्सिडाइज करने की जो योजना है उसको माननीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है और 3,000 तक की अगर कोई मुर्गी का पालन करता है तो जो चारा उसके लिए जो फीड खरीदेगा उस पर 10 रुपये की सब्सिडी प्रति किलो मिलेगी। 10 प्रति किलो? जी। राज्य में विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को जन सामान्य को समयबद्ध रूप से देने के लिए जो राइट टू सर्विस एक्ट है और सेवा का अधिकार जो आयोग बनाया गया है, उसके प्रतिवेदन को माननीय विधानसभा के पटल पर रखने के लिए उसको भी अनुमोदन प्रदान किया गया है। एक न्यायिक अकादमी भोपाल में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के सहयोग से जनपद देहरादून में 12 व 13 अप्रैल को उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें भुगतान या शिथिलीकरण और छूट माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 सितंबर को उत्तराखंड के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जौलीग्रांट एयरपोर्ट का निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी जाएं और किसी भी प्रकार की कमी न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड का आना प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर वक्ता, समाज सुधारक और भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सचिवालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण स्मरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री रहते हुए देश की एकता, अखंडता और आधुनिक भारत के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। उनके विचार और आदर्श
सदैव हमें राष्ट्र सेवा और जनसेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की 138वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सौरभ भगोना ने पंत पार्क में पंत जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मंत्री भगोना ने कहा कि पंत जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में अहम योगदान दिया और उनके विचार हमें राष्ट्र सेवा के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने नेपाल की परिस्थितियों को लेकर राज्य की सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित बताया और युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों में प्रतिभाग करने की अपील की। नहीं, बदलाव जरूर आना चाहिए। देखिए, जो नेपाल में हो रहा है, जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो उत्तराखंड और इस देश में कभी नहीं होएगा। हमारी एक डेमोक्रेटिक भूमि है, एक डेमोक्रेटिक देश है और यहाँ का जो हमारा डेमोक्रेसी है वो बहुत स्ट्रांग है। दूसरा, जो नशे की आपने बात करी, मैंने फिर हर मंच में ये बात कहता हूँ कि हमने एक लड़ाई इस प्रदेश को बनाने के लिए करी थी। यहाँ के राज आंदोलनकारियों ने, यहाँ के शहीदों ने एक प्रदेश बनाया, एक सोच के साथ बनाया कि पर्वतीय जिलों का विकास होगा, जो यूपी के टाइम पे नहीं होता था। यूपी में इनको दरकिनार किया जाता था पर्वतीय जिलों को। और आज के दिन की परिस्थिति जो है वो नशे की इतनी खराब हो चुकी है कि हमारा युवा साथी जो है वो खेल की तरफ ना होके, ये उत्तराखंड खेल भूमि भी है, वीर भूमि भी है। यहाँ के लोगों को खेल में बहुत टैलेंट है। यहाँ के लोगों को देश की सेवा में हर घर में पर्वतीय जिले से कहीं ना कहीं एक घर से व्यक्ति देश की सेवा में आगे बढ़ता है, चाहे आर्मी में जाए, आईटीबीपी में जाए, एसएसबी में जाए। लेकिन नशे की वजह से मुझे लगता है एक बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड में आने जा रही है। मैं समस्त उत्तराखंड के नागरिकों से, देवतुल्य जनता से निवेदन करता हूँ, ये लड़ाई किसी सरकार की नहीं है, ये लड़ाई किसी मंत्री की नहीं हो सकती। ये लड़ाई 1.25 करोड़ लोगों की जिस दिन बनेगी उस दिन कहीं ना कहीं हम इस लड़ाई से निजात पा पाएंगे। देश के यशस्वी गृह मंत्री से लेके, रक्षा मंत्री से लेके और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, उत्तराखंड में ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी जिससे कि हमारे बॉर्डर नेपाल से जुड़ते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले जो ये कुछ दिनों पहले जो परिस्थितियां नेपाल में बनी है, इसको देख के हमने अपनी पूरी सतर्कता बना रखी है और हमारे सारे बॉर्डर सुरक्षित रहे। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 138वीं जयंती देश भर में धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। काशीपुर में पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्मारक समिति के बैनर तले कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पंत जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। पंडित गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज में भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत हुए। वक्ताओं ने पंत जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके आदर्श आज भी प्रशासकों और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेश टंडन ने सकारात्मक सोच और जिम्मेदारी से कार्य करने का आह्वान किया। है आज हम जब देखते हैं गोविंद जी की, जो उनकी छवि देखता हूँ तो वो पहले प्रधानमंत्री थे, जबकि हमारे देश में आज़ादी से पहले 1937 से लेके 39 तक बराबर प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर कार्यरत हुए। आज हमें बड़ी खुशी मिलती है कि आज काशीपुर उन्होंने स्टैब्लिश किया। काशीपुर की परंपरा, यहाँ तराई एरिया को रेजिडेंशियल एरिया बनाया और यहाँ पर काफ़ी फैक्ट्री सब चीज़ें लगाई। साथ साथ जब उसके बाद नारायण दत्त तिवारी जी यहाँ आए, उन्होंने भी इसको बहुत डेवलप किया। काशीपुर में आज भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 138वीं जयंती बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पंत इंटर कॉलेज में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। वक्ताओं ने कहा कि पंत जी का जीवन समाज और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरणादायक है और हमें उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज हित में कार्य करना चाहिए। वहीं पंडित गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज में भी जयंती के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रहते हैं और उस स्थान पर जहाँ पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की शादी हुई, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने उदयराज कॉलेज की स्थापना करी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने प्रेम सभा की जो है वो करी और सन 12 और 13 में एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि जबकि पंत जी के लिए ये महसूस होने लगा था कि इंटर कॉलेज शायद बंद हो जाए, क्योंकि उसका जो कर्जा था वो नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने कहा मैं खाना तभी खाऊंगा जब उसका कर्जा पूरा करूँगा।
उन्होंने आश्वासन दे करके उसको पूरा किया और आज गुजरात हिंदू कॉलेज आपका पूरे संपन्न तरीके से रह रहा है और आज उसमें बहुत ही लोग बच्चे पढ़ रहे हैं। ये उनका सब आशीर्वादी है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज और एसआईआर लागू करने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, जिसे गंभीरता से लेना जरूरी है। विधायक चमोली ने बताया कि इस विषय पर विधानसभा में विस्तृत चर्चा हो चुकी है और प्रवर समिति को भी मामला सौंपा गया था। उनका कहना है कि बाहर से आने वाले लोग अपनी संस्कृति और संस्कार साथ लाते हैं, जिससे स्थानीय सभ्यता प्रभावित होती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि डेमोग्राफी चेंज पर सतर्क रहना होगा और इसके लिए एसआईआर लागू किया जाना चाहिए। क्या अकेला मुझे ही लगता है, आप लोगों को नहीं लगता क्या? अभी हरीश रावत जी का बयान मेरे बाद में आया और उन्होंने स्वयं भी स्वीकारा है कि पूरे प्रदेश के अंदर डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के चश्मे से देखा और बाद में कहा कि 14 के बाद ज्यादा चेंज हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि मेरा कोई कांग्रेस पर आरोप नहीं था, मैं एक जनरल बात कह रहा था कि पूरे प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और इस डेमोग्राफी चेंज को लेकर विधानसभा में बड़ी चर्चा हुई थी जब ओबीसी रिजर्वेशन की बात आई थी और प्रवर समिति को मामला सौंपा गया था। हम लोगों ने काफी डिबेट भी उस पर किया है। इस डेमोग्राफी चेंज को हमको बचाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी क्षेत्र है अपनी विशिष्ट संस्कृति को लिए हुए होता है। मेरा ये मानना है कि जब बाहर के लोग आते हैं तो अपनी संस्कृति अपने संस्कारों के साथ आते हैं और हमारी जो स्थानीय संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा संस्कार है, वो उससे प्रभावित होता है। इसलिए उस पर भी हमको सतर्क रहना पड़ेगा। तो मैंने इसीलिए कहा है कि जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए और मैंने एसआईआर की मांग की है। यहाँ पर भी एसआईआर लागू होना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से हम छटनी कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन लोग बाहर से यहाँ पर आए हैं और कब से आए हैं। या कुछ लोग यहाँ ऐसा तो नहीं है कि यहाँ सिर्फ माहौल खराब करने के लिए आ रहे हो, इंटेंशनली आ रहे हो। क्योंकि पहाड़ों में जिस तरह घटनाएं घटी है पहले आपने नहीं सुना होगा। पिछले 5-4 साल के अंदर जिस तरह घटनाएं हुई हैं और पहाड़ों में भी तमाम बार आंदोलन हुए हैं, तो वो हमारे लिए चिंता का सबब है। तो इसलिए मैंने डेमोग्राफी चेंज की बात की है और मेरी बात को हरीश रावत जी ने डिट्टो किया है। हालांकि उन्होंने अपने नजरिए से उसको देखा है और मात्र हरीश रावत जी ने ही डिट्टो नहीं किया। आप ये देखिए ना, अगर हमको धर्मांतरण कानून लाने की आवश्यकता क्या पड़ी, राजस्थान को क्यों पड़ी? हमको लव जिहाद पर बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमको लैंड जिहाद पर बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमको थूक जिहाद पर बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमको कालनेमी की बात क्यों करनी पड़ी? ये सारे अपराध घटित हो रहे हैं। जब हम वर्षानुवर्ष इसको घटित होता देख रहे हैं तो इसको नियंत्रण के लिए हमको कानून बनाने पड़ रहे हैं और वो जस्टिफाई हो रहे हैं क्योंकि हमने बनाया तो और प्रदेश भी उस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आखिर यही तो कारण है ना जो मैं मांग कर रहा हूं कि एसआईआर लागू हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यहाँ के लोग हैं जो लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, वो यहाँ पर वोटर बनकर अपना वोट करें, यहाँ के जनप्रतिनिधि चुने। तो ये यही तो कारण है कि हमको डेमोग्राफी के बारे में बात करनी पड़ रही है। हमको ये कानून। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया है। खराब मौसम के चलते यात्रा को 5 सितंबर तक रोका गया था, लेकिन 6 सितंबर से पुनः बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग पर अभी भी सड़क संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं। छोटी गाड़ियां निकल पा रही हैं, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए मरम्मत कार्य जारी हैं। उम्मीद है कि 15 सितंबर तक सभी मार्ग बहाल हो जाएंगे और हेली सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी। देखिए, चारधाम यात्रा का जो सेकंड फेज़ है वो आमतौर पर सितंबर में शुरू हो जाता है और शुरुआत के 3-4 दिनों में चूँकि वेदर काफ़ी ख़राब था इसलिए 5 सितंबर तक यात्रा पर रोक लगाई गई थी, लेकिन 6 से पुनः प्रारंभ हो गई है। बाबा केदार, बद्री और हेमकुंड साहिब यात्रा यथावत चल रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री में भी रोड के कुछ इश्यूज़ हैं। हालांकि छोटी गाड़ियाँ निकल सकती हैं, लेकिन अभी भी सुरक्षा की दृष्टि से जब तक उसमें थोड़े बहुत काम और न हो जाएं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि 15 सितंबर तक आते आते ये सभी रूट हमारे थ्रू हो जाएंगे और 15 तारीख से हमारी हेली सर्विसेज भी प्रारंभ हो जाएंगे। क्या कुछ अपील करेंगे श्रद्धालुओं से भी बड़ी संख्या में नहीं, श्रद्धालुओं से, देवभूमि तो हमेशा से श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए और उनके आतिथ्य सत्कार के लिए तत्पर रहती है।
बस अपील यही है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये अनुरोध रहता है सभी श्रद्धालुओं से कि बिल्कुल उत्तराखंड आएँ, उनका स्वागत है और चारों धाम का दर्शन करें, बाबा केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री का आशीर्वाद लें। लेकिन व्यक्ति का जीवन सर्वाधिक अमूल्य है और उसके कॉस्ट पर अगर हमें लगेगा कि कहीं पर मौसम की स्थिति ठीक नहीं है, सड़कों की नहीं है, तो वहाँ पर यात्रा को रोका भी जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों पर मुसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी की अगुवाई में बीते एक माह में लगभग 150 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। वहीं ऋषिकेश समेत कई स्थानों पर एक दर्जन से अधिक बहुमंजिला इमारतें सहित दर्जनों निर्माणों को सील किया गया। डोईवाला, रानी पोखरी, भनियावाला और हरिद्वार रोड क्षेत्र में बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई। बंशीधर तिवारी ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग और नियम विरुद्ध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होंगे और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। कैटेगरी में बनाया हुआ है, एक तो जो सरकारी जमीन है और उस पर जो अवैध निर्माण और अतिक्रमण हो रहा है उसको प्राथमिकता के आधार पर, चाहे सिंचाई विभाग की हो, वन विभाग की हो, राजस्व विभाग की हो, उस पर हम लोग डिमोलिशन और अतिक्रमण की कार्रवाई हटाने की कर रहे हैं। दूसरे वो हैं जिनके मानचित्र स्वीकृत नहीं है, अवैध निर्माण हो रहे हैं, उसके खिलाफ भी हम लोग लगातार अभियान चलाए हुए हैं और इसको जारी रखेंगे। सर, ऋषिकेश भूतपूर्व कमांड नहीं, देखिए जैसा कि मैं बता रहा हूँ, चूँकि जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र है वो जो भूपयोग होता है तो निर्धारित भूपयोग के अनुसार ही आप मानचित्र स्वीकृत करा सकते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर लैंड यूज है, एग्रीकल्चर लैंड यूज में अगर कोई घर बनाता है तो उसमें मानचित्र स्वीकृति कार्रवाई नहीं हो सकती। तो जो आम जनता है उनके साथ कहीं न कहीं ये नुकसान करता है, उनके साथ धोखाधड़ी है। तो जो इस तरह के अवैध प्लाटिंग उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ताकि आम जन छला न जाए। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और आपदा से गढ़वाल मंडल विकास निगम को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। निगम के कई गेस्ट हाउस आपदा की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। GMVN के प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि उत्तरकाशी स्थित श्याना चट्टी और हर्षिल गेस्ट हाउस को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके चलते उन्हें अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। पौड़ी और टिहरी जिलों में भी कुछ गेस्ट हाउस को नुकसान हुआ है। अब तक निगम को 2 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। वहीं बुकिंग रद्द होने से अतिरिक्त वित्तीय हानि भी हो रही है। गढ़वाल मंडल विकास निगम में चूंकि उत्तरकाशी में जो आपदा आई उसके कारण हमारे वहाँ के सैना चट्टी और हर्षिल के गेस्ट हाउस बंद भी हो गए हैं और उनके भवन को भी नुकसान पहुँचा है। और इसके अलावा हमारा कुछ जो पौड़ी और टिहरी में जो हमारे गेस्ट हाउसेज हैं उसमें भी थोड़ा माइनर नुकसान हुआ है। तो अगर हम फाइनेंशियली देखें तो लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए का हमारा नुकसान हमें अभी तक रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। और चूंकि रोड क्लोजर है और आपदा के कारण हमारे गेस्ट हाउस बंद हो गए हैं, तो इस सभी कारण हमारा फाइनेंशियल नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि गेस्ट हाउस बंद हो रहे तो बुकिंग्स भी कैंसिल हो रही हैं, बुकिंग नहीं हो पा रही है। तो उसका हम लोगों ने एक रफ एस्टिमेट किया है जो कि करीब 50 लाख रुपए का बोला। लक्सर विकासखंड को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 34 नलकूप आवंटित किए गए हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और कृषि विभाग के दफ्तरों पर पंजीकरण के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। कृषि STO शेरपाल सिंह ने बताया कि योजना का उद्देश्य हर खेत तक पानी पहुंचाना और उन्नत खेती को बढ़ावा देना है। सरकार किसानों को 50% अनुदान भी प्रदान कर रही है। चयनित किसानों को नलकूप आवंटित किए जाएंगे। ये योजना कृषि उत्पादकता बढ़ाने और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में अहम कदम साबित होगी। ये कृषि विभाग विकासखंड लक्सर कार्यालय में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो सैलो नलकूप आते हैं गवर्नमेंट से, तो उसमें हमें पूरे विकासखंड के लिए 34 नलकूप का लक्ष्य प्राप्त हुआ। उसी के अनुपालन में आज ये हमारे पंजीकरण किसान भाई कर रहे हैं। तो सुबह से ही लाइन लग रही है और ये नए पंचायत वार पंजीकरण कराया जा रहा है। लगभग ऐसा कोई 25-30 के करीब जो है अब हो गए हैं कि 11 बज गए हैं। तो 4 जगह ये पंजीकरण कराया जा रहा, 2 नए पंचायतों का, और इसमें 6 SC के हैं और 28 सामान्य के हैं। किसान तो कोई ऐसा 36-37 हजार किसान हैं लगभग टोटल हमारे इसमें विकासखंड में। टिहरी गढ़वाल से बड़ी खबर है, जहां पर ऋषिकेश चंबा गंगोत्री हाईवे पर यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसा 10 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे खाड़ी के पास हुआ, जब विश्वनाथ सेवा की बस गुत्तू घनसाली के हरिद्वार की ओर जा रही थी। तीव्र मोड़ पर बस अनियंत्रित होकर क्रैश पैर से टकराई और सड़क पर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में बस चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि
यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। बस में कुल 22 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही एसएसपी आयुष अग्रवाल मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य जारी किया। हमारा क्या नाम है? सुदाम। सुदाम। अच्छा। और कौन लोग थे? कितने लोग थे बस में सवारी? 10-15 होंगे, 15 तो हुए ज़्यादा। 15 सवारी थी। 15-20 सवारी। अच्छा। ध्यान नहीं दिया, हम तो पीछे थे। विश्वनाथ सेवा की बस थी ना? अच्छा, 15-20 सवारी थी। अच्छा, कैसे पलटी? कुछ मतलब स्पीड में? स्पीड भी थी नहीं ज़्यादा। उत्तराखंड खासकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।